एक देश में दो तरीके के कानून लागू होते हैं। सोचिए, एक तरफ जब आरोपी, एक तरफ जब मुजरिम मुसलमान हो तो उसको किस तरीके से जमानत को रद्द कर दिया जाता है। दूसरी ओर आशाराम, राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल पे पैरोल देकर बाहर जेल से रिहा किया जाता है। सोचिए, आज केजरीवाल की जमानत हुई है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर इस खबर को लेके लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा पूरा भाषण लिख रहे हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जब आरोपी या किसी प्रकार से कोई एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज का कोई व्यक्ति किसी भी केस के अंदर कोर्ट जाता है या जेल की सलाखों के पीछे जाता है, उनकी जमानत को कैसे रद्द कर दिया जाता है। एक नाम याद है आप सभी को, उमर खालिद। सोचिए, ये वही शख्स जेएनयू के छात्र, सोशल एक्टिविस्ट जो लगातार अपने हक अधिकारों की बात कर रहे थे, कैसे 4 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई इस पर बात नहीं करता, कोई इस पर बहस नहीं करता, महज सिर्फ एक ये खबर बनकर रह गई। सोचिए, किस तरीके से केजरीवाल को जमानत मिल गई, किस तरीके से आशाराम, राम रहीम को चुनाव के दौरान पैरोल पर बाहर कर दिया जाता है ताकि अच्छी खासी जनसंख्या के आधार पर तमाम नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएं। लेकिन सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो तमाम जज हैं वो किस तरीके से भेदभाव करते हैं, जाति धर्म के आधार पर अपने फैसले सुनाते हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि कोई भी नेता के ऊपर जांच बिठाई जाती है, अगर उसमें से कोई एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी है तो किस तरीके से उनको करप्ट घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं के समाज के सामने उनको भ्रष्टाचारी कहकर टीवी अखबार जो है उनकी इमेज को कैसे धूमिल करता है। लेकिन सोचिए, किस तरीके से केजरीवाल को जमानत मिल गई, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, संजय सिंह को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में हम उमर खालिद को क्यों भूल जाते हैं? क्या इस वजह से कि वो सिर्फ उसका मजहब जो है वो मुस्लिम है या वो एक माइनॉरिटी समाज से आते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन 4 साल में एक मुसलमान उमर खालिद जेल में बंद है, उसको एक भी ट्रायल नहीं मिला। क्या इस देश में मुसलमान नाम होना ही अपराधी है साबित करने के लिए काफ़ी है? तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सोचिए, 13 सितंबर है आज, और आज 4 साल पूरे हो गए हैं लगभग उमर खालिद को जेल की सलाखों के पीछे जाए हुए। किस तरीके से उनकी ज़मानत को आगे बढ़ा दिया जाता है? क्या उनकी गलती ये है कि उनका नाम उमर खालिद है? क्या उनकी गलती ये है कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं? क्या उनकी गलती है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों पर बात की? क्या उनकी गलती है कि क्या उनको सिर्फ उनके अधिकार से वंचित रखने के लिए उनका मुसलमान होना गुनहगार है और इसीलिए उनकी ज़मानत को रद्द कर दिया जाता है? तमाम लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं आशाराम जैसे बलात्कार के आरोपियों को पैरोल पे पैरोल देकर रिहा कर दिया जाता है। अगर आप सत्ता के साथ हैं तो आपको पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको हर तरफ के सांप्रदायिक और जातिवादी भाषण देने की छूट है, लेकिन अगर आप सत्ता को चुनौती देते हैं, फिर आप कुछ भी सोच लें, आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो उमर खालिद का ये बयान सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज युवा कार्यकर्ता उमर खालिद को पूरे 4 साल हो गए हैं जेल में बंद हुए। उमर खालिद को पिछले 4 साल से जेल में बिना ट्रायल के रखा हुआ है। तो सोचिए, किस तरीके से एक देश होते हुए 2 कानून बनाए जा रहे हैं। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाइए। और सोचिए, जब देश का लोकतंत्र ही जजों के सामने नतमस्तक हो जाए या देश का न्यायालय के न्यायाधीश ही लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगे, तो सोचिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से लोकतंत्र को बचाने का काम किया जा रहा है और किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एक बुलडोजर लेकर पहुंची थी एसडीएम और वहां पर किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं ने उनके साथ मारपीट की। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, ना ही इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि किसी के भी साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर की नीति पर तो रोक ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि बुलडोजर से हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। और सोचिए, ममता बनर्जी ने कल डॉक्टर्स की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद 2 घंटे तक वो वेट करती रहीं, एक डॉक्टर उनके साथ मीटिंग के लिए नहीं आया।
ये है ममता बनर्जी का विकास, ये है तमाम सवर्ण नेताओं का विकास। लेकिन अगर यही कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नेता होता तो मीडिया सुबह शाम छाती पीट पीट कर इस खबर को इतना बड़ा कर देती कि उन्हीं के नेता इस तरीके से मजबूर हो जाते हैं कि या तो वो इस्तीफा देते या वो अपनी कुर्सी छोड़ देते। खाली कुर्सियों के सामने अकेली बैठी रही सीएम ममता 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी बातचीत करने नहीं आई। डॉक्टर आप इस्तीफा देने के लिए तैयार है? तो मैडम ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। सोचिए किस तरीके से जब जुर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो जनता प्रतिरोध जरूर करती है। देश की बर्बादी का कारण गोदी मीडिया है, रिपोर्ट बेहद जरूरी है। मोदी के प्रशंसकों ने सोनम वांगचुक की ये पोस्ट पर गाली दी। चीन एजेंट कहा, गलती बस इतनी है कि लद्दाख में दिल्ली तक की यात्रा कर रहे मोदी जी को उनके पिछले वादों को याद दिलाने के लिए सोनम वांगचुक जो हैं वो बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और लद्दाख से दिल्ली जो है पैदल मार्च कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से पर्यावरण बचाने के लिए भी इस देश में संघर्ष करना पड़ता है। ये है हकीकत, ये है सच्चाई। सरकार आपको बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाएगी, खूबसूरत आपको ब्रिज दिखाएगी, बिल्डिंगें दिखाएगी होर्डिंग बैनर पर, लेकिन धरातल पे पूरी खोखली वादे आपको दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस के घाट पर बना गुंबद एक आदमी के सिर पर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। फैंसी घाट बनाने और क्यूटो के विकास ने गरीब की जान ले ली। घटिया निर्माण एक के बाद एक पोल खोल रहा है। इससे पहले उज्जैन में एक आंधी में सप्तऋषि की मूर्ति उड़ गई थी। हमने पहले भी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था कि कैसे बनारस में घटिया सामग्री इस्तेमाल कर निर्माण किया गया है। तो सोचिए देश के प्रधानमंत्री की किस तरीके से फजीहत हो रही है। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार में लिप्त जो हैं तमाम कारोबारी जो हैं गरीबों की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। और सोचिए एक दलित समाज से आने वाली आईएएस टीना डाबी जो हैं वो अपने ही कार्य क्षेत्र में किस तरीके से चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। स्कूल जाकर स्कूलों की निगरानी कर रही हैं, स्कूलों की जांच पड़ताल कर रही हैं। और ऐसे ही आईएएस, ऐसे ही बहुजन समाज के तेज तर्रार अफसरों की समाज को ज़रूरत है जो देश को तरक्की की ओर लेकर जाए। टीना डाबी से लोग क्यों जलते हैं मैं बताती हूँ। एक तो वो किसी मंदिर में नहीं जाती हुई नजर आती, दूसरी वो ऑल इंडिया रैंक 1 है, तीसरी पिछड़े समाज से उठी हैं, चौथी बौद्ध धर्म से रीति रिवाज से शादी की है, पांचवी वे सामंतवाद जातिवाद के गढ़ बाड़मेर की जिला कलेक्टर हैं, छठी वे ऐसे शिक्षा के लिए काम कर रही हैं कि हमारा समाज पढ़े तो दहाड़ेगा, उनको तकलीफ होगी, लाजमी है। तो इनको ऐसा करते देखते राजस्थान की एक दिन मुख्य सचिव बनेंगी। जब क्या होगा इनका मैं सोच नहीं पा रही हूँ। लगता है इन दिनों विदेश में बर्नौल सप्लाई शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि भारत में ख़त्म होने का स्टॉक आ गया। तो टीना डाबी के काम से जिस तरीके से उनका ट्रांसफ़र बाड़मेर की जगह पर हुआ है, बाड़मेर की धरती पर हुआ है, वहाँ पे जातिवाद, सामंतवाद, मनुवाद अपनी चरम सीमा पर है। सोचिए इन तमाम चुनौतियों के बाद भी बहुजन समाज के अफसर जो हैं वो दिन रात मेहनत से काम करते हैं। असल में वो संविधान के संरक्षक हैं, असल में वो लोकतंत्र के हितैषी हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप एक विशेष जाति से आते हैं तो आपको जमानत भी मिलेगी, पैरोल पे पैरोल भी मिलेगा, और अगर आप इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम हैं तो आपको जमानत तो दूर आपका ट्रायल तक नहीं होगा। ये है एक देश होते हुए दो कानूनों की व्यवस्था कि पैसे के आधार पे, जाति आधार पर यहाँ पर फैसले सुनाए जाते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।